आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक सर्किट के बारे में अल्टरनेटर के, साथ ही साथ जानेंगे कि एयर गैप लाइन की और क्या डेफिनेशन हो सकती है, इफेक्ट क्या होता है एयर गैप का, यानी कि अगर हम अल्टरनेटर का अंदर जो एयर गैप है यानी कि रोटर और स्टेटर के बीच में उसे कम कर दें या बढ़ा दें या प्योर आयरन कोर की जगह एयर कोर ले लें तो क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ एयर गैप एससीआर और कॉस्ट का क्या रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। एंड अदर बेनिफिट्स या अदर इफेक्ट्स कह सकते हो कि एयर गैप ज़्यादा और कम रखने के क्या क्या इफेक्ट होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो इन सब के ऊपर आज चर्चा करेंगे। मेरा नाम प्रांजल है और आज डिटेल में चर्चा करेंगे एयर गैप इफेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये एक डिटेल्ड एनालिसिस है कि भाई अल्टरनेटर के अंदर अगर हम लोग एयर गैप रोटर का और स्टेटर के बीच का जो एयर गैप होता है उसे अगर छेड़ते हैं तो क्या असर पड़ता है ना। इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाते हैं। दिस इज एन एप्लीकेशन बेस्ड लेक्चर, क्योंकि होता क्या है कि जब एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं और एकदम से आ जाता है कि हमने एक डायमीटर को कम कर दिया या एयर गैप बढ़ा दिया तो क्या असर पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ध्यान से देखना। साथ ही साथ सिंक्रोनस मशीन के बारे में बहुत कुछ इंसाइटफुल सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग मैग्नेटिक सर्किट के देखें तो एक अल्टरनेटर के अंदर अगर हम सिग्नल पोल ले रहा हूं यहाँ पे, इसका अगर मैग्नेटिक सर्किट ड्रॉ करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ इस तरीके से अपना पाथ कवर करता है। इसमें नॉर्थ ऊपर या साउथ नीचे कह लो, कैसे भी कह लो। ओवरऑल मैग्नेटिक सर्किट ये होता है जिसमें स्टेटर का आयरन यूज होता है, रोटर का आयरन पिक्चर में आता है और एक ही स्मॉल सा एयर गैप ऊपर और नीचे पिक्चर के अंदर आता है। ठीक है, तो मेनली ये वाले हम बात कर रहे हैं, यानी कि जनरली जो फ्लक्स ट्रेवल करता है ये मैं बात कर रहा हूं। अगर हम सेलिएंट पोल ले रहे हैं तो सेलिएंट पोल में आप जानते होंगे कि फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्ट एक्सिस में भी होता है और क्वाड्रेचर एक्सिस में होता है, लेकिन मेजॉरिटी में डायरेक्ट एक्सिस में ही होता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट एक्सिस ही पिक्चर में ले रहा हूँ। यानी कि मेजॉरिटी का जो सर्किट ले रहा हूँ उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वाड्रेचर एक्सिस को लगभग लगभग हम इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सर्किट हम लोग कवर करते हैं, हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है। नाउ ऐसे में जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हम यूज जो ट्रेवल कर रहा है उसको बनाने के लिए जो एमएमएफ की जरूरत होती है, आप सब लोग जानते हो, एक होता है एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी कि वो फोर्स जिसकी जरूरत होती है किसी भी सर्किट में, किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में, किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को सेटअप करने के लिए, फ्लक्स को सेटअप करने के लिए। तो ये हो गई मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो जनरली जब भी हम बात करते हैं किसी मैग्नेटिक सर्किट की, तो जैसे किसी वायर के अंदर कंडक्टर की जब बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी पिक्चर के अंदर आती है, रेजिस्टेंस पिक्चर में आता है। उसी तरीके से यहाँ पे पिक्चर में आता है रिलक्टेंस। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं इस पूरे मैग्नेटिक सर्किट की तो एक तरीके से मान के चलो ये फ्लक्स अगर हम इस सर्किट में सेटअप करना चाह रहे हैं तो दो तरीके के डिफरेंट रिलक्टेंस पिक्चर में आएंगे। एक होगा एयर का रिलक्टेंस, यानी कि ये जो मैंने बनाया था स्मॉल पोर्शन में, और मेजॉरिटी में होगा आयरन का रिलक्टेंस। दिस इज इन मेजॉरिटी, ये मेजॉरिटी में होता है और ये हमारा एयर वाला होगा माइनॉरिटी में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया। तो यानी कि टोटल रिलक्टेंस जो फेस होगा जब भी हम फ्लक्स को पार करवाएंगे तो वो बेसिकली आयरन और एयर का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ यहीं से पिक्चर के अंदर आता है एयर गैप इफेक्ट। तो एयर गैप इफेक्ट क्या होता है कि ये जो एयर वाला रिलक्टेंस है या ये जो माइन्यूट से एयर जिसको हम निग्लेक्ट करके चल रहे हैं ना, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, तो ये जो एयर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये है तो बहुत छोटी सी पर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब हम अल्टरनेटर की करेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। तो जरा देखते हैं कैसे, तो इसी को चर्चा करेंगे एयर गैप इफेक्ट पे। तो सबसे पहले एयर गैप लाइन की चर्चा कर लेते हैं। आखिर एयर गैप लाइन क्या होती है। तो एयर गैप लाइन की एक डेफिनेशन मैं बता चुका हूं कि अगर हम एक ऐसा हाइपोथेटिकल अल्टरनेटर ले लें जिसकी आयरन कोर कभी सैचुरेट ना हो तो उस केस में जो वोल्टेज जनरेटेड एंड जो आईएफ फील्ड करंट के बीच में ओपन सर्किट कर्व बनेगा वो एयर गैप लाइन कहलाता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक और एंगल से समझते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं कि मान के चलते हैं ये हमारी आयरन है और ये आइडियल आयरन है। ठीक है, यानी कि ऐसी आयरन जिसका रिलक्टेंस क्या है, जीरो है। अब अगर कोई चीज़ है जिसका रिलक्टेंस जीरो है, यानी कि बिल्कुल ऐसा एक सुपर कंडक्टर की तरह, तो उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए। कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चाहिए, कोई नहीं चाहिए होगा। तो वैसे ही अगर हमारा जो अल्टरनेटर के अंदर जो आयरन यूज कर रहे हैं वो आइडियल है, उसका कोई रिलक्टेंस ही नहीं है, तो ऐसे केस में उसके अंदर अगर तुम फ्लक्स सेटअप करना चाहते हो तो कितना एमएमएफ चाहिए होगा, 0 एमएमएफ चाहिए होगा, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, नाउ अब यानी कि अगर आयरन को एमएमएफ नहीं चाहिए तो फिर एमएमएफ की जरूरत कहां पड़ेगी, केवल और केवल एयर के रिलक्टेंस को बीट करने के लिए, यानी कि केवल एयर के रिलक्टेंस को टैकल करने के लिए हमें एमएमएफ की जरूरत पड़ेगी। तो जो टोटल रिलक्टेंस होता है एस टी इक्वल टू एस एयर प्लस एस आयरन, इसमें एस आयरन ये जीरो हो गया। तो यहाँ पे टोटल जो रिलक्टेंस बचा वो कौन सा रह गया, यानी कि टोटल रिलक्टेंस जो मैग्नेटिक सर्किट में बचा वो एयर का रह गया। तो जो टोटल हमें यहाँ पे रिलक्टेंस की एमएमएफ की जरूरत पड़ेगी, टोटल एमएमएफ यानी कि एम आर एफ आर, ये क्या है यहाँ पे, ये है रिजल्टेंट रिजल्टेंट एमएमएफ। ठीक है, तो रिजल्टेंट एमएमएफ की जो जरूरत पड़ेगी यानी कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स
जो चाहिए होगी फ्लक्स को सेटअप करने के लिए इस मैग्नेटिक सर्किट में आइडियल आयरन वाले, वो किसके बराबर होगा, एफ एयर, यानी कि ये क्या बता रहा है, ये एमएमएफ रिक्वायर्ड बाई एयर रिलक्टेंस, यानी कि एयर का जो रिलक्टेंस है उसके एमएमएफ को जो जरूरत होगी वो हमें केवल जरूरत पड़ेगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो भाई अगर हम लोग आइडियल आयरन ले लें तो ऐसे केस में जो भी एमएमएफ तुम दे रहे होगे अल्टरनेटर में वो केवल और केवल एयर गैप के रिलक्टेंस को ओवरकम करने में जा रहा होगा। नाउ यहाँ पे अगर हम रिलेशन ड्रॉ करते हैं, यानी कि ऐसे केस में, एक स्पेशल केस में जिस केस में एस आयरन इक्वल टू 0 है, ऐसे केस में अगर मैं एक रिलेशन सेटअप करूं, एक प्लॉट बनाऊं आई एफ फील्ड करंट और जनरेटेड वोल्टेज के बीच में, तो हमें मिलेगी एयर गैप लाइन। समझ में आ रही बात है। तो ऐसे केस में अगर हम बनाते हैं तो ये हमें मिलेगी, दिस वन इज योर एयर गैप लाइन। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ गई, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो एयर गैप लाइन क्या होता है, ये डिटेल्ड हो गई एनालिसिस। यानी अगर एयर गैप लाइन अगर तुमसे कोई एक शॉर्ट में पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा कि एयर गैप लाइन सर बेसिकली ओसीसी कर्व होता है ऐसे अल्टरनेटर का, हाइपोथेटिकल, जिसके आयरन कोई भी एमएमएफ कंज्यूम नहीं कर रहा है, या कह सकते हो ऐसा आयरन जो कभी सैचुरेट नहीं हो रहा है। अगर उसका बनाएंगे ओसीसी कर्व तो एयर गैप लाइन आएगा। अगर वो पूछता है यार और थोड़ा डिटेल में बताओ, तो ये पूरी कहानी आप समझा सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अब अगर हम देखते हैं एक्चुअल ओसीसी कर्व, तो एक्चुअल ओसीसी कर्व कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर गैप लाइन एंड ओसीसी कर्व। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम लोगों को प्लॉट करके दिखाता हूँ। अगर हम ये कहें ये एयर गैप लाइन है एंड दिस इज योर ओसीसी कर्व। ना अगर तुम बड़े ध्यान से देखो तो इनिशियल कंडीशन में, यानी कि इनिशियल स्टेज में, ये दोनों कर्व कोइंसाइड करते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सर अगर एयर गैप लाइन एक ऐसे अल्टरनेटर की थी जिसका आयरन कभी सैचुरेट नहीं होगा, और ओसीसी कर्व ऐसे आयरन की है जो सैचुरेट हो जाएगा, तो ये कोइंसाइड कैसे करते हैं? क्योंकि एयर गैप लाइन आप देखते होगे, कभी भी कोई बुक स्टडी करोगे तो हमेशा एयर गैप लाइन जो होगी वो वहां से अलग होती नी पॉइंट से, यानी कि जहां से सैचुरेशन स्टार्ट होता है वहां तक कांस्टेंट, और उससे पहले कोइंसाइड करती। तो इसका रीजन समझते हैं। देखो जब हम इनिशियल स्टेज की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पीएस भीमरा में दे रखी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात लगी, इसलिए मैं सोचा आपको पॉइंट आउट करूं कि जब भी हम इनिशियल स्टेजेस की बात करते हैं तो इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है कि जो आयरन होता है हमारा इनिशियल स्टेज में, वो उसको नेग्लिजिबल एमएमएफ चाहिए होता है। देखो जब तुम आयरन की बात करते हो तो आयरन क्या है, आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जनरली, वो उसको हम और एडवांस कर ले तो सीआरजीओ को कह दें या कोई भी कह दो, मेनली क्या है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, बहुत अच्छा। तो होता क्या है कि इनिशियल स्टेजेस में उसके अंदर जो डायपोल्स होंगे वो सबके सब क्या होंगे, रैंडम अलाइंग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है। डोमेन्स जो होंगी वो एक रैंडम अलाइंग होंगी। ठीक, तो उस केस में क्या होता है, जब इनिशियल स्टेज होती है तो लगातार जैसे जैसे मैं फील्ड करंट बढ़ा रहा होता हूँ तो जो आयरन होता है उसका अंदर का जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो भी बढ़ रही होती है, साथ ही साथ हमारा वी फ्लक्स भी बढ़ रहा होता है। यानी कि इनिशियल स्टेजेस में जो आयरन होता है वो बहुत ही अच्छे से पेश आता है हमारे साथ, और उसका जो रिलक्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। जब रिलक्टेंस नेग्लिजिबल होता है तो आयरन जो एमएमएफ कंज्यूम करता है वो भी नेग्लिजिबल ही कंज्यूम करता है। ठीक है, समझ में आ रही बात, ही बहुत ध्यान से समझना। अब होता क्या है, जब हम लोग बात करते हैं, ये तो होगी इनिशियल स्टेज, लेकिन जब आगे चलते हैं, यानी कि अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, लगभग लगभग मेजॉरिटी के जो डायपोल्स थे वो अलाइन हो चुके। मेजॉरिटी में जितने डायपोल्स थे आयरन के अंदर वो अलाइन हो चुके। तो जब तक वो अलाइन नहीं होंगे, यानी कि जब तक किसी आयरन के अंदर डायपोल जो है वो अलाइन हो रहे होंगे इनिशियल स्टेजेस में, तो ये आयरन के अंदर क्या, आयरन क्या करेगा, रिलक्टेंस, जीरो रिलक्टेंस ऑफर करेगा, और सारा का सारा जो भी तुम कह सकते हो बहुत ही माइन्यूट से एमएमएफ दोगे, और खूब सारा फ्लक्स डेंसिटी हमें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो परमिबिलिटी होती है, आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा होती है, थाउजेंड्स में होती है। ठीक है, 3000 4000 ऐसे करके, तो बहुत ही स्मॉल। आइडियली बात करें तो इन्फानाइट होती है, लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो काफी ज्यादा इसकी परमिबिलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा सा एमएमएफ दे रहे हो, बहुत ज्यादा हमें फ्लक्स देखने को मिल रहा है, तो लगभग लगभग लीनियर रिलेशन हमें देखने को मिलता है। अब होता क्या है, ये इसलिए कोइंसाइड करता है। लेकिन जैसे ही तुम क्या करते हो, आगे बढ़ते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, नी पॉइंट के बाद, तो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से मेजॉरिटी में क्या हुआ है, मेजॉरिटी में आपके जो डोमेन्स हैं वो अलाइन हो चुके हैं। डोमेन्स जो थे वो अलाइन हो गए। अगर मेजॉरिटी में डोमेन्स अलाइन हो गए तो अब क्या होगा, अब बचे हुए डोमेन्स जो होंगे बहुत जिद्दी वाले डोमेन्स हैं। याद करो मैंने जब डोमेन थ्योरी पढ़ाई थी आपको मटेरियल्स में, वहां पे ये चीज बड़ा डिटेल में बताया। तो अब क्या होगा, जो जिद्दी वाले डोमेन्स हैं वो उनको हमें अलाइन करवाना है। तो उनको अलाइन करवाने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा फील्ड करंट दोगे और थोड़ा सा फ्लक्स पिक्चर में आएगा। तो होता क्या है, इस रीजन को हम लोग कह देते हैं सैचुरेशन रीजन में आने लगता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, लार्ज एमएमएफ की जरूरत पड़ेगी आयरन को थोड़ा सा फ्लक्स डेंसिटी जनरेट करवाने के लिए। ठीक है, यानी कि लार्ज एमएमएफ और स्मॉल सा इंक्रीमेंट इन वोल्टेज। अब क्योंकि ज्यादा एमएमएफ देना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है,
एस आयरन बढ़ जाता है, यानी कि शुरुआत के केस में जो एस आयरन क्लोज टू जीरो था अप्रोक्सीमेट, वो अब बढ़ने लगता है बिकॉज ऑफ सैचुरेशन, बिकॉज ऑफ डोमेन अलाइनमेंट, क्योंकि मेजॉरिटी में डोमेन अलाइन हो चुके हैं। अब जिद्दी वाले डोमेन को अलाइन करवाओगे तो रिलक्टेंस तो बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इनिशियल स्टेजेस में एफ आर यानी कि रिजल्टेंट जो भी एमएमएफ दे रहे थे वो जस्ट एयर को दे रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई क्या हो रहा है, जब इनिशियल स्टेजेस में, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एस टोटल जो था वो एस एयर प्लस एस आयरन था। अब आयरन तो लगभग जीरो था, तो जो भी हम रिलक्टेंस था वो एयर ऑफर कर रही थी, तो जो एमएमएफ दे रहे थे वो भी केवल एयर के रिलक्टेंस को ओवरकम करने के लिए दे रहे थे। लेकिन जैसे हम यहाँ पहुंचेंगे इस कंडीशन में, तो एस टोटल इक्वल टू एस ए प्लस एस आयरन। ना अब क्या होगा, अब ये आयरन वाला जो रिलक्टेंस है एस आयरन, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू द एयर। तो ऐसे केस में जो एफ रिजल्टेंट दोगे वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल दोगे एफ आयरन के। समझ में आ रही बात है? सो डेट इज द डिफरेंस, यानी कि इनिशियल स्टेजेस में रिलक्टेंस एयर का जो था वो ज़्यादा था, आयरन का कम था, तो हम लोग एयर गैप लाइन वाले पे चल रहे थे। अब क्या हुआ, आगे चल के सैचुरेशन में आयरन का ज़्यादा हो गया, तो अब हम लोग आयरन वाली लाइन पे आ गए। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब एयर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एयर का जो रिलक्टेंस होगा एस एयर, वो क्या रहेगा, वो एक कांस्टेंट रहेगा, वो एकदम कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए एयर गैप लाइन जो एक कांस्टेंट कर्व को ट्रेस करती है, एकदम स्ट्रेट, कभी भी सैचुरेशन नहीं आता है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। सही है? तो अब क्या होगा, जो आयरन में जो एमएमएफ दे रहे हो वो बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू द एयर, तो ऐसे केस में रिजल्टेंट सैचुरेशन की बात कर रहा हूँ, तो रिजल्टेंट एफ आर, जो रिजल्टेंट एमएमएफ दोगे वो कहाँ दे रहे होगे, वो मेनली आयरन को दे रहे होगे। तो इसीलिए क्या होगा, हम लोग एयर गैप लाइन से हमारी पटरी अलग हो जाती है और ट्रेन हमारी ओसीसी कर्व की तरफ चली जाती है। ओसीसी कर्व की जो ट्रेन है वो सैचुरेशन वाले कर्व की तरफ चली जाती है। सो डेट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। आइए समझ में आ गया होगा एयर गैप लाइन क्या होता है बहुत ही डिटेल में। नाउ इफेक्ट ऑफ एयर गैप, ना ये बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरा समझते हैं। मान के चलते हैं 3 अल्टरनेटर मार्केट से खरीद के लाए। पहला अल्टरनेटर था जिसके अंदर क्या हुआ, बहुत ही स्मॉल माइन्यूट सा एयर गैप दिया है। दूसरा अल्टरनेटर हम खरीद के लाए मार्केट से जिसके अंदर थोड़ा सा लार्ज एयर गैप दिया है कंपेयर टू द पहले वाले प्राइमरी वाले से, पहले वाले से। ना फिर तीसरा अल्टरनेटर खरीद के लाए जिसके अंदर हमने आयरन यूज ही नहीं करी है, एयर गैप ही एयर गैप है, यानी कि एयर कोर अल्टरनेटर खरीद के लाए। तो 3 तरीके के अल्टरनेटर खरीद के लाए हम, एक है स्मॉल आयरन गैप एयर गैप, एक है लार्ज एयर गैप और एक है एयर कोर, यानी कि बिल्कुल हम एयर कोर टाइप ही लाए हैं, ठीक है, बस जैसे तैसे हवा में रोक रखा है। ठीक, अब अगर हम इन तीनों केसेस को कंसिडर करें तो इन तीनों केसेस में क्या हो रहा है, एयर गैप का रोल क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं कि भाई अगर हम तीनों अल्टरनेटर की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए एयर गैप क्या कर रहा है। तो देखो अल्टीमेटली एयर गैप का एक ही काम होता है, एयर गैप का काम होता है एयर के रिलक्टेंस को बढ़ाना, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा यहाँ पे जितना ज़्यादा एयर यूज़ करोगे, एयर तुम जितनी ज़्यादा यूज़ करोगे एयर गैप, उतना ज़्यादा एस एयर जो होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो जितना ज़्यादा एस एयर बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही हमें एमएमएफ की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ रही बात है? क्योंकि एफ रिजल्टेंट इक्वल टू एफ एयर प्लस एफ आयरन। ना अगर मान लेते हैं इन दो मशीन को देख लें, ये तो एक एक्सेप्शनल केस है, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है, बाद में डिस्कस करेंगे। इन दोनों केस को अगर देखते हैं तो इस केस में भी आयरन लगभग बराबर है, इस केस में भी आयरन लगभग बराबर है। तो यानी कि एफ आयरन तो लगभग बराबर हो गई, तो जो भी रिजल्टेंट एमएमएफ दोगे वो एयर के रिलक्टेंस को ओवरकम करने के लिए होगा। तो अगर एयर गैप को बढ़ा दोगे तो ऐसे केस में ज़्यादा एमएमएफ देना पड़ेगा, एक सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो अगर हम रोल ऑफ एयर गैप की बात करें तो अल्टीमेटली जो एयर गैप होता है वो क्या करता है, वो रिलक्टेंस को इंट्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक सर्किट के अंदर। अब क्या होता है, अगर हम एयर गैप बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, एयर गैप का रिलक्टेंस बढ़ेगा, एस एयर बढ़ेगा। अगर एस एयर बढ़ेगा तो ज़्यादा फील्ड करंट की ज़रूरत पड़ेगी सेम फ्लक्स डेंसिटी को जनरेट करने के लिए। यानी कि जो फ्लक्स डेंसिटी इस पर्टिकुलर एयर गैप, स्मॉल एयर गैप वाली मशीन में मान के चलते 1.5 एम्पेयर के फील्ड करंट पे आ जाएगी, वो सेम फ्लक्स डेंसिटी लार्ज एयर गैप के अंदर मान के चलते हैं 2.5 एम्पेयर के एयर गैप पे आएगी, और इसमें मान के चलते हैं 5 से 10 एम्पेयर के एयर फील्ड करंट पे आएगी। समझ में आ रही बात है? तो हुआ क्या कि क्यों, क्योंकि भाई जैसे जैसे तुम एयर गैप बढ़ाओगे वैसे वैसे रिलक्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, एयर का रिलक्टेंस बढ़ने से क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा चाहिए होगी और हमें ज़्यादा फील्ड करंट ऑफर करना पड़ेगा। सही है, नो लोड करंट ज़्यादा देना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? आई होप क्लियर हो गई होगी ना। इसको एक इंटरेस्टिंग कर्व से देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ तक तो मैंने फिजिकली बताया, कर्व से भी समझ लेते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कर्व है, ये कई बार पेपर में आ चुका है और ये पता होना चाहिए, रेयर ऑफ रेयरिटी बुक में मिलेगा, ये सब में कंपेयर नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, तीनों मशीन के कर्व बना लें,
ठीक है, ओसीसी कर्व। तो पहले वाले मशीन का अगर कर्व बनाओगे तो वो इतना बढ़िया स्मॉल एयर गैप का एकदम से स्मूथ निकल के आएगा। सेकंड वाली का अगर बनाओगे जिसमें लार्ज एयर गैप है, तो लार्ज एयर गैप वाली मशीन का कर्व ये आएगा। एंड देन फाइनली अगर हम एयर गैप वाली मशीन का बनाएंगे तो एयर कोर का ये वाला कर्व निकल के आएगा ना। अब इन तीनों कर्व को बड़े ध्यान से देखो। पहले वाले कर्व की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ओपन सर्किट रेटेड वोल्टेज, यानी कि जो जनरेटेड ईजी है, रेटेड टर्मिनल वोल्टेज इन केस ऑफ ओपन सर्किट, वो हमें मिलेगा सर्टेन फील्ड करंट IF1 पे। ठीक है, इतना सा फील्ड करंट देंगे और हमें हमारा रेटेड वोल्टेज ईजी मिल जाएगा ओपन सर्किट में। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करते हैं, यानी अगर हम एयर गैप बढ़ा देंगे तो एयर गैप बढ़ाने पे क्या होगा, ज़्यादा फील्ड करंट IF2 देना पड़ेगा सेम जनरेटेड वोल्टेज को पाने के लिए। यानी कि सेम ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज को जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा फील्ड करंट देना पड़ेगा ना। अगर हम लोग बात कर लेते हैं एयर कोर की, तो एयर कोर के अंदर तो कभी ये सिचुएशन आ ही नहीं पाई, यानी कभी भी हम लोग एयर कोर के अंदर रेटेड टर्मिनल वोल्टेज नहीं बना पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फील्ड करंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, ये चीज़ मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था उसमें बात आई तो मैं तुमको बता देता हूँ कि जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारी कोई अल्टरनेटर है या कोई मशीन है जिसके अंदर हम लोग फेरोमैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर हम लोग एयर गैप को बढ़ा देंगे तो मशीन हमारी सैचुरेट नहीं होगी। ठीक है, बात सही है, मशीन सैचुरेट नहीं होगी, पर उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि एयर गैप बढ़ाने से मशीन सैचुरेट नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। एयर गैप बढ़ाने की वजह से भाई ओवरऑल ज़्यादा फील्ड करंट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर सैचुरेशन तुम्हें बचाना है, सैचुरेशन बचाने के लिए अगर तुम एयर गैप बढ़ा रहे हो तो भाई जितना तुम फील्ड करंट दे रहे थे पहले सर्टेन वोल्टेज जनरेट करने के लिए, उससे ज़्यादा फील्ड करंट देना पड़ेगा। यानी कि जब भी एक बात ध्यान रखना, जब भी हम बात करते हैं सैचुरेशन की, तो सैचुरेशन जो है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसका एयर गैप से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे देख सकते हो आयरन कोर जो हमने यूज़ करी है, अगर हम दो मशीन देखें, ये तो एक अलग केस हो गया, अगर इन दोनों मशीन को ध्यान से देखो, स्मॉल एयर गैप लार्ज एयर गैप, दोनों ही में अगर हमने सेम आयरन कोर का इस्तेमाल किया है, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। तो देखो दोनों ही केसेस में, चाहे स्मॉल एयर गैप वाली हो चाहे लार्ज, देखो दोनों की दोनों इसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे या फ्लक्स डेंसिटी पे सैचुरेट हो गई हैं। सही है, दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि सैचुरेशन डेंसिटी। अगर इसको BH कर्व ले लो, BH कर्व भी कुछ इसका इस तरीके से बनता है, तो अगर BH कर्व ले लो तो सैचुरेशन की जो फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या है, वो सेम है। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो ले रहे हो वो सैचुरेट होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो एयर गैप से क्या हो रहा है, अगर हम एयर बढ़ा दे रहे हैं, एयर गैप बढ़ा दे रहे हैं, एयर को ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है, सैचुरेशन तो सेम लेवल पे होगा, बस थोड़ा देर में होगा। तो एयर गैप क्या करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, एयर गैप क्या करता है, डिले ले आता है, डिले इन सैचुरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर तुम्हारा कोई अल्टरनेटर है तो भाई हम सैचुरेशन से बचाने के लिए क्या कभी भी एयर गैप नहीं डालेंगे? डालेंगे। कब? अगर मान के चलते हैं मेरा कोई अल्टरनेटर है और वो मान के चलते हैं 1 पॉइंट, ऐसा करते हैं, एक जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सीरियस मत लेना से, 2 एम्पेयर के फील्ड करंट पे ये सैचुरेट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम ये मानते हैं कि हमारा 2 एम्पेयर करंट तो भाई हर समय फील्ड करंट में रहना ही रहना है, फील्ड करंट तो चेंज ही नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, अब अल्टरनेटर अगर सैचुरेट हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम अल्टरनेटर का फील्ड जो है एयर गैप को बढ़ा देंगे ना। अब क्या होगा, सेम जब 2 एम्पेयर करंट एक लार्ज एयर गैप वाले अल्टरनेटर में जाएगा तो वो क्या होगा, वो सैचुरेट नहीं होगा। यानी कि अगर कोई अल्टरनेटर है जिसके अंदर स्मॉल एयर गैप है और 2 एम्पेयर फील्ड करंट देने पे ये सैचुरेट हो जा रहा है, तो क्या करो, इसका एयर गैप क्या करो, बढ़ा दो। जब एयर गैप बढ़ा दोगे और फिर सेम 2 एम्पेयर करंट दोगे तो ये नॉट सैचुरेट। ठीक है, समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया यहाँ पे, बात समझ में आ रही? तो ये बिल्कुल देखो ऐसे ही देख सकते हो कि भाई हमारा कोई अल्टरनेटर था जिसमें स्मॉल एयर गैप था, तो वो यहाँ पे जाके इस पर्टिकुलर फील्ड करंट पे मान के चलते हैं दिस इज IF सैचुरेट। ठीक है, तो ये सैचुरेट हो जा रहा था। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये करंट तो हमें बियर करना ही करना है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई सेम करंट पे हम ऐसा चाहते हैं कि करंट जो है वो तो सेम रहे लेकिन अल्टरनेटर सैचुरेट ना हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, एयर गैप को इंट्रोड्यूस करेंगे ना। अब जब इस करंट को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो कर्व ये वाला आ गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, जब सेम सैचुरेशन करंट जाएगा, तो अब देखो हम यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो जो करंट में स्मॉल एयर गैप वाला अल्टरनेटर सैचुरेट हो जा रहा था वही सेम करंट में ये वाला अल्टरनेटर जो है लार्ज एयर गैप वाला वो सैचुरेट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही बात ये? लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो गई। यानी कि पहले जिस करंट में मुझे जरा से करंट में ओपन सर्किट रेटेड वोल्टेज मिल जा रहा था,
अब देखो वो वोल्टेज मुझे इस पर्टिकुलर वोल्टेज में इतना ही मिलेगा, इतने फील्ड करंट पे, समझ में आ रही है? तो अब मुझे इतना ज़्यादा फील्ड करंट देना पड़ेगा तब जाके कहीं रेटेड वोल्टेज मिलेगा। तो लार्ज एयर गैप के अपने फायदे हैं लेकिन नुकसान भी हैं, यानी कि एयर कोर के होने से सैचुरेशन में डिले तो आता है, लेकिन वो डिले सब चीज़ में आ जाता है, फिर तुम्हें हर चीज़ ज़्यादा चाहिए होगी, ज़्यादा फील्ड करंट, ज़्यादा एमएमएफ, समझ में आ रहा है? सो डेट इज द डिसएडवांटेज ऑफ लार्ज एयर गैप। तो अगर स्मॉल एयर गैप की बात करते हैं तो ये छोटे से करंट से सैचुरेट हो जाएगा। लार्ज एयर गैप की बात करते हैं तो ये ज्यादा करंट पे, फील्ड करंट पे सैचुरेट होगा। एयर कोर की बात करेंगे तो ये कभी सैचुरेट ही नहीं होगा ना। ये एयर कोर जो मैंने ये बनाया है ना, ये सिमिलर टू द एयर कोर ट्रांसफार्मर। एयर कोर ट्रांसफार्मर नाम सुना होगा, एयर कोर ट्रांसफार्मर। ये वही ट्रांसफार्मर है जो हम लोग जनरली ऑडियो ट्रांसफार्मर भी आपने सुना होगा, ऑडियो इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं। तो ये इसके ऊपर गेट में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ये कर्व भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ ले जाता है। तो एयर कोर ट्रांसफार्मर जैसे होता है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे अगर एयर कोर अल्टरनेटर ले लोगे तो उसका भी कुछ इसी तरीके का हिसाब किताब बनेगा। समझ में आ रही बात है? अच्छा, एक चीज़ तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। ट्रांसफार्मर में याद करो, ट्रांसफार्मर में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग, एक एनालिसिस और देख लो यार तुम, आज ये भी ले जाओ। एक अगर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो उसके अंदर हमने कोई भी एयर गैप नहीं दिया होता है, नो एयर गैप, जीरो एयर गैप। तो इसके अंदर जो भी एमएमएफ चाहिए होता है, रिजल्टेंट एमएमएफ, वो इक्वल टू होता है एफ आयरन के ही, जो भी है ले दे के वही है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ऐसे केस में, इस पर्टिकुलर केस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको याद होगा मैग्नेटाइजिंग करंट कितनी चाहिए होती है, नो लोड करंट आई नॉट कितना होता है, 2 to 3%, 2 to 3%, सही है, याद आ गया, 2 to 3% ऑफ फुल लोड करंट। ठीक, लेकिन अब क्या हो रहा है, यानी कि इस पूरे कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए केवल 2 से 3% करंट में काम चल जाएगा, यानी कि ये जो हमें जो रेटेड वोल्टेज जनरेट करना है मैग्नेटाइज करके, वो लगभग लगभग होगा 2 to 3% ऑफ फुल लोड करंट, अगर ट्रांसफार्मर हम ले लेते हैं जीरो एयर गैप के साथ। अब अगर हम बात करते हैं इंडक्शन मोटर की, इंडक्शन मोटर, ये क्वेश्चन वाइवा में बहुत पूछा जाता है यार, मैं खुद पूछता हूँ। इंडक्शन मोटर में, तो इंडक्शन मोटर में जो नो लोड करंट होता है वो होता है 30 to 40% ऑफ फुल लोड करंट। ठीक है, कई बुक्स में 25% से 30% दे रखा होता है, अप्रॉक्सीमेट यही होता है फुल लोड करंट। ठीक है, तो अब देखो 30 से 40% फुल लोड करंट, यानी कि आयरन कोर, यानी कि एक इंडक्शन मोटर में जो कोर होती है उसको मैग्नेटाइज करने के लिए जो हमें फील्ड करंट देना पड़ेगा, नो लोड करंट, वो कितना लग रहा है भाई इसमें? फील्ड करंट जो नो लोड करंट हम दे रहे हैं इस पूरे कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए कितना दे रहे हैं? हम दे रहे हैं भाई आपका 30 से 40%। अब इतना ज्यादा फील्ड करंट क्यों दे रहे हो? बिकॉज ऑफ दिस लार्ज एयर गैप। समझ में आ रही है? ये जो एयर गैप है होता स्मॉल ही है, तो सोच के देखो इंडक्शन मोटर में स्मॉल एयर गैप में 30 से 40% करंट लग रहा है फुल लोड का, जो कि ट्रांसफार्मर में 2 से 3 है। तो जैसे जैसे एयर गैप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ज्यादा करंट देना पड़ेगा तुम्हें मैग्नेटाइज करने के लिए कोर को। नाउ अब बात कर लेते हैं एयर गैप रिलेशन की। तो मान के चलते हैं एक हमारे पास अल्टरनेटर है ए और एक अल्टरनेटर है हमारे पास बी, ये दो अल्टरनेटर हैं। अगर हम एक अल्टरनेटर ए की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा लार्ज एयर गैप है जैसा कि हम देख सकते हैं, और बी में स्मॉल एयर गैप है। ना ऐसे केस में क्योंकि अल्टरनेटर ए पे एयर गैप ज़्यादा है, तो एयर गैप ज़्यादा है तो एयर का रिलेक्टेंस ज़्यादा, एयर का रिलेक्टेंस ज़्यादा तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस ज़्यादा। ठीक है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्योंकि अल्टीमेटली ये इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है, डी एक्सेस ले रहा हूँ मैं, तो ये इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है, एंड इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एयर गैप रिलेक्टेंस। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो भाई सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा रिएक्टेंस होगा। तो अगर एयर गैप ज़्यादा है तो फ्लक्स जो होगा वो कम होगा बिकॉज ऑफ रिलेक्टेंस, हाई रिलेक्टेंस। तो ऐसे में क्या होगा, एक्सडी की वैल्यू कम हो गई ना, एक्सडी की वैल्यू कम हो गई तो एससीआर, शॉर्ट सर्किट रेशियो जो होता है उसकी वैल्यू लार्ज हो जाती है, जो कि हमारे डिजायरेबल है। तो यानी कि अगर हम एक लार्ज गैप अल्टरनेटर ले रहे हैं तो ऐसे केस में एससीआर जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सडी के, लास्ट लेक्चर में सीखा था, तो ऐसे केस में लार्ज एससीआर मिल जाएगा। तो ये फायदा है, यानी कि दिस इज एन एडवांटेज ऑफ लार्ज एयर गैप अल्टरनेटर, कि भाई बड़ा एससीआर मिलेगा, और बड़ा एससीआर मतलब बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाती है। इट इज़ डिजायरेबल टू हैव लार्ज एससीआर। सही, वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्मॉल एयर गैप की, तो एयर रिलेक्टेंस कम है, तो ऐसे केस में लीकेज ज़्यादा होगा, आर्मेचर रिएक्शन ज़्यादा होगा, तो अल्टीमेटली एक्सडी ज़्यादा हो जाता है, और इस केस में एससीआर हमें कम मिलता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो डेट इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्मॉल एयर गैप। नाउ अगर हम कॉस्ट की बात कर लें तो दोनों अल्टरनेटर में देख सकते हो एक बड़ा डिफरेंस है डायामीटर का। तो जो लार्ज एयर गैप है, क्योंकि अगर हम लोग इस केस के अंदर मैंने रोटर की लेंथ सेम रखी है, वैसे रोटर की लेंथ बढ़ाते हैं, इसमें हमने रोटर की लेंथ अगर सेम रखते हैं, तो ऐसे केस में एयर गैप कैसे बढ़ाओगे? स्टेटर को थोड़ा सा बड़ा करके। तो अगर स्टेटर बड़ा करोगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है एयर लार्ज डायमीटर होगा, डायमीटर ज़्यादा होगा और इसका
डायमीटर कम होगा। तो जो स्मॉल डायमीटर है, जब डायमीटर कम है तो खर्चा भी कम आएगा, आयरन कम लगेगा, तो ये सस्ता अल्टरनेटर हो जाता है, थोड़ा सा पैसे बच जाएंगे। जबकि ये क्या है, कॉस्ट इनएफिशिएंट है, यानी कि जितना बड़ा अल्टरनेटर उतना महंगा अल्टरनेटर, ऑब्वियस सी बात है। तो कॉस्ट बढ़ जाती है, डायमीटर बढ़ने से कॉस्ट बढ़ जाती है। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, लिंक लास्ट में डाल दूंगा, कि लार्ज साइज अल्टरनेटर ही हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो साइज बढ़ाने से, डायमीटर बढ़ाने से कॉस्ट तो बढ़ती है, पर ओवरऑल बड़ी पिक्चर अगर देखोगे तो ये काफ़ी लार्ज अल्टरनेटर्स काफ़ी एफिशिएंट पड़ते हैं हमें। अगर हम वेट देखेंगे, कॉपर वाइंडिंग देखेंगे कितनी यूज़ हो रही है, इन सब चीज़ों को वगैरह वगैरह मैंने कंपेयर करा है लेक्चर में। लार्ज साइज, वाई वी नीड लार्ज साइज अल्टरनेटर, तो उसमें देख लेना इसको। लेक्चर पसंद आया होगा, जाते जाते 2 लेक्चर सजेस्ट करूंगा। पहला लेक्चर अगर आप ये जानना चाहते हो कि सेलियंसी का क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, कि एकदम सेलियंसी कैसे रखनी चाहिए, एंगल क्या होता है सेलियंट एंगल, तो इन सब की चर्चा करिए मैंने लेफ्ट वाले लेक्चर में। वहीं पे जैसा मैंने बताया कि हम लार्ज साइज अल्टरनेटर क्यों यूज करते हैं, अदर देन ये एयर गैप रिलक्टेंस के रीजन के अलावा, वो सारी चीजें हमने चर्चा करी हैं राइट वाले लेक्चर में। तो इसको जरूर देखना, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। आपने अपने कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।